Hello dear friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss the poem Tintern Abbey, a very popular poem by William Wordsworth. The poem is known as lines written a few miles above Tintern Abbey. वैसे इसका जो टाइटल है वो और भी ज़्यादा लंबा है, उसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. Here is a picture of William Wordsworth. Wordsworth के नाम से इंग्लिश लिटरेचर का हर बच्चा फेमिलियर है और वर्ड्सवर्थ इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ही इज़ द पायनियर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड. With his publication of lyrical ballads in 1798, romantic age इंग्लिश लिटरेचर में मार्क की जाती है. रोमांटिसिज्म की अगर बात करें तो इसके कोर एलिमेंट्स थे टॉकिंग अबाउट नेचर, इमेजिनेशन, कॉमन मैन, फ्री विल, राइट्स ऑफ मैन, वुमेन, स्लेव्स, एनिमल्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था और साथ ही कई सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिन्होंने रोमांटिक मूवमेंट को इंग्लैंड में फ्लरिश होने दिया. स्पेशली द एज बिफोर रोमांटिक एज विच वॉज नियो क्लासिकल एज. इस वीडियो में हम रोमांटिसिज्म एंड रोमांटिक एज के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे. वी आर डायरेक्टली गोइंग टू द पोएम, बट उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में. ही वॉज बॉर्न इन 1770 एंड डाइड इन 1850. उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ा था. ही विजिटेड फ्रांस एंड जर्मनी और यहीं से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन और जर्मन रोमांटिसिज्म का जो इफ़ेक्ट है वो उनकी राइटिंग्स में हमें देखने को मिलता है. 1798 में उनका एक कलेक्शन कोलरिज के साथ आया था जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स. 1843 में पोएट लॉरिएट वो बन गए थे जब रॉबर्ट सदी की डेथ हो गई थी एंड ही रिमेन्ड ऑन द पोस्ट ऑफ पोएट लॉरिएट टिल हिज डेथ. 1850 तक वो बने रहे उस पोस्ट पे. फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उसके जो आइडियल्स थे, फ्रीडम, लिबर्टी, इनको बहुत ज़्यादा उन्होंने चेरिश किया लिटरेचर में. बट लेटर ऑन इट डिसअपॉइंटेड दीज पीपल क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए लड़ा गया था पर एट द एंड उसमें डेमोक्रेसी फ्लरिश हो नहीं पाई थी. इट एंडेड अप विद नेपोलियन बोनापार्ट बिकमिंग अ डिक्टेटर एंड अदर थिंग्स हैपेंड. 1850 में एक और ऑटोबायोग्राफिकल वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का आता है, वो है द प्रीलूड, द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड. इस पोएम का फुल टाइटल है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर, जुलाई 13, 1798. ये है इसका फुल टाइटल. बहुत लंबा टाइटल है और इस टाइटल में हमें सब कुछ पता चल जाता है कि ये पोएम कहाँ लिखी गई है, कब लिखी गई है, किसने लिखी है और उसका ओकेजन क्या था. सबसे पहले है सेटिंग कि ये पोएम कहाँ पर सिचुएटेड है, किस चीज़ को बैकग्राउंड में लेके लिखी गई है या फोरग्राउंड में लेके लिखी गई है. तो द सेटिंग ऑफ द पोएम इज़ टिंटर्न एबी. ये एक प्लेस है जिसकी पिक्चर यहाँ पर है. एबी मतलब जहाँ पर मंक्स रहते थे. ये एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है जो अभी रूइंस में तब्दील हो गई है. अभी बहुत ज़्यादा मतलब उबड़ खाबड़ एकदम वो हो गई है, डिलैपिडेटेड कंडीशन में है. इट इज़ सिचुएटेड नियर द रिवर वाई रिवर के किनारे है इंग्लैंड में. तो सेटिंग ये है इसकी. उस समय भी ये रूइन सीधे खंडहर टाइप का ही बन चुका था पर पहले जब ये अच्छी कंडीशन में थी तब इसमें 400 से भी ज़्यादा मंक्स रहते थे टिंटन एबी में. इस पोएम के जो नैरेटर हैं वो है वर्ड्सवर्थ विद हिज सिस्टर डोरोथी. तो ये दोनों ही टिंटन एबी विजिट करने गए थे एंड दे वर रीविजिटिंग दिस प्लेस. तो उसी बारे में ये पोएम है. टाइम दिया हुआ है ऑलरेडी पोएट ने, जुलाई 13, 1798. Now what this poem is about. The poet revisits the place after 5 years and tells how this place has provided solace to his mind while living in the city, and it also talks about his relationship with nature कि वर्ड्सवर्थ का रिलेशनशिप कैसा है नेचर के साथ. वर्ड्सवर्थ बेसिकली एक नेचर पोएट की तरह जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है. और उनको नेचर को ट्रीट करने का तरीका बहुत ही अलग था. ही ऑलवेज कॉल्ड नेचर अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड. हमेशा उन्होंने बोला कि ये मेरा फ्रेंड, फिलोसोफर और क्या है, गाइड है. इट हैज़ गाइडेड मी इन माई डिफ़िकल्ट टाइम्स, इट हैज़ हील्ड मी. नाउ कमिंग टू द टेक्स्ट ऑफ द पोएम. टेक्स्ट हम लाइन बाय लाइन करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखने में. लेट अस स्टार्ट. Lines composed a few miles above Tintern Abbey
on revisiting the banks of the Wye during a tour, July 13, 1798. 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these waters, rolling from their mountain springs with a soft inland murmur. The poet says that 5 years have gone, 5 साल बीत चुके हैं, 5 summers and 5 long winters. जब हम बहुत दुखी होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, तो टाइम क्या होता है, बहुत धीरे धीरे बीतता है. That is why he has used the word long winters. The time has been so long, 5 years have passed. And again I hear, and now I am here, and I am listening to the sound of these waters. झरने की आवाज़ है, मैं दोबारा इस जगह पे आया हूँ. Again, he uses this word again. Again I hear these waters rolling from their mountain springs with a soft inland murmur. एक murmur ऐसे sound वहाँ आ रही है, एक हल्का सा disturbance है, पर क्या है, बहुत ही soft murmur की sound आ रही है. Once again do I behold these steep and lofty cliffs that on a wild secluded scene impress thoughts of more deep seclusion and connect the landscape with the quiet of the sky. The poet says that now once again I am here and I am beholding, I am looking at these steep, बहुत ही जो ये narrow और बड़ी बड़ी से mountains हैं, इन पे मैं दोबारा से देख रहा हूँ इन्हें. That on a wild secluded scene impress thoughts of more deep seclusion. तो ये जो एक wild area में जहाँ मैं आया हूँ, ये जो पूरा wild nature है, ये मेरे दिमाग में किस तरह के thoughts लेके आ रहा है, और भी ज़्यादा मेरे अंदर अकेलापन भर रहा है. More deep seclusion. I am now away from everyone. I am alone right now. And connect. This word is important. Connect. Connect is the key word for this particular poem. He says, and connect the landscape with the quiet of the sky. And now there is a connection between the landscape and the sky. तो sky आसमान और जो ये landscape है, जो ये scene है सामने से, ठीक है, पर्वत हैं और घास का मैदान है, ये क्या है, एकदम आपस में जुड़े हुए हैं. ऐसे ही the connect word talks about the connection of Wordsworth with nature. That is why I have kept it in bold letters. So mind it. The day is come when I again repose here under this dark sycamore and view these plots of cottage ground, these orchard tufts, which at the season with their unripe fruits are clad in one green hue and lose themselves mid groves and copses. He says here that the day is come. Now again, this day has come now, that when I have again visited this place. Now because he is revisiting. आपको टाइटल में ही बता दिया था कि वो revisit कर रहा है. टिंटन एबी में 5 साल बाद दोबारा आया है वर्ड्सवर्थ और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है. वो बोल रहा है कि फाइनली वो दिन आ गया व्हेन मैं दोबारा यहाँ आया हूँ एंड आई एम अगेन रिपोजिंग, मैं अगेन आई एम रेस्टिंग हेयर, अगेन मैं फिर बैठा हुआ हूँ दोबारा से. कहाँ? अंडर दिस डार्क सिकमोर, एक पेड़ का नाम है, उसको बोल रहा है कि इस घने से पेड़ के नीचे मैं लेटा हुआ हूँ. एंड व्यू दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, एंड आई एम व्यूइंग, मैं देख रहा हूँ क्या, ये जो प्लॉट्स हैं कॉटेज ग्राउंड, मतलब कि जो घास के मैदान हैं और जो ये ग्राउंड है, इन प्लॉट्स को मैं देख रहा हूँ. दीज ऑर्चर्ड टफ्ट्स, ये क्या है, पोएम लाइन्स कंपोज ऑफ फ्यू माइल्स अबव, यानी कि टिंटन एबी से थोड़ा सा कुछ माइल्स ऊपर. तो जब वो टिंटन एबी की तरफ ऊपर से कहीं हम नीचे देखते हैं तो वो जो ऑर्चर्ड मतलब जो फलों का बगीचा होता है, वो उसको ऑर्चर्ड टफ्ट, छोटे छोटे गठरियों जैसे उसे दिख रहे हैं. तो ही इज़ लुकिंग एट द प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड एंड दीज ऑर्चर्ड टफ्ट्स which at this season with their unripe fruits are clad in one green hue. इस समय, इस सीज़न में ये जो फ्रूट्स हैं ये पूरी तरह से पके नहीं हैं और ये एकदम ग्रीन कलर का ह्यू कलर दिख रहा है मुझे. एंड लूज देमसेल्व्स मिड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस, और वो खुद क्या कर रहे हैं, गिर जा रहे हैं. कोई वहाँ पे उनको तोड़ने वाला नहीं है. इसका मतलब ही इज़ टॉकिंग अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन्स. देयर इज़ नो ह्यूमन इंटरफेयर हियर. So these unripe fruits, they are losing themselves amid groves and copses. तो इन झाड़ियों में यहाँ पर वो खुद गिर रहे हैं फल, कोई तोड़ने वाला नहीं है. Once again I see these hedgerows, hardly hedgerows, little lines of sportive wood run wild, these pastoral farms green to the very door, and wreaths of smoke sent up in silence from among the trees.
says these hedgerows once again, दोबारा मैं क्या देख रहा हूँ, again वो word बार बार यूज़ कर रहा है. He has used it already 4 times. देखो सेकेंड लाइन में again यूज़ किया है, नीचे फिर again यूज़ किया है, 4th लाइन में, 8th या 9th लाइन में again यूज़ किया है, फिर दोबारा once again बार बार बोल रहा है कि again emphasize कर रहा है that he is revisiting it. तो ये भी आपको माइंड में ध्यान रखना है कि वो दोबारा आया है, तभी वो आगे जाके बताएगा ना कि पहले उसका क्या एक्सपीरियंस था, अब बाद में क्या एक्सपीरियंस है. ठीक है. वंस अगेन आई सी दीज हेज रोज. हेज वो होती है जिससे बाउंड्री बनाते हैं ना, एक घास टाइप की होती है जो घरों में भी हम लोग लगाते हैं. तो हेज जो है, हार्डली हेज रोज, वो बहुत ही हेज की लाइनें जैसी भी नहीं है, हल्की हल्की लाइनें हैं ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड. जैसे बेसिकली हेज रिप्रेजेंट करता है बाउंड्रीज़ को, पर यहाँ पे हेज एक बाउंड्री की तरह यूज़ नहीं हुआ है, कहीं भी उग गया है. इट इज़ रनिंग वाइल्ड एंड बिकमिंग वेरी स्पोर्टिव. तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से ये आपको कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है सिटी लाइफ में और विलेज लाइफ में, कंट्री लाइफ में. ही टेल्स यू दैट हेज इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर द बाउंड्रीज of lands, of plots, of orchards, but here it is not used for the boundary of a building. Here the hedge is going very wild, कहीं भी उग रही है hedge rows. ठीक है. हार्डली एनी रोज, रो भी नहीं है, वो लाइन जैसी भी नहीं दिख रही है, पर हल्की हल्की सी ऐसी लाइनें हैं जो टेढ़ी मेढ़ी पेड़ों के बीच से आ रही हैं. These pastoral farms green to the very door and wreaths of smoke sent up in silence from among the trees. और पेड़ों के बीच से क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है. अब पोएट कहीं ऊंचाई से देख रहा है ना वहाँ टिंटन एबी को, तो बोल रहा है कि रीत मतलब ऐसे गोल गोल से जैसे धुएं के छल्ले से निकल के ऊपर आ रहे हैं. सेंट अप इन साइलेंस फ्रॉम अमंग द ट्रीज, पेड़ों के बीच से निकल रहा है. अब क्यों निकल रहे हैं, यहाँ पर तो कोई नहीं है. विथ सम अनसर्टेन नोटिस, देर इज़ नो वन, लोगों को लग रहा है कि कोई यहाँ हमें नोटिस नहीं करेगा. एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स इन द हाउसलेस वुड्स. ये जो वुड्स हैं दे आर हाउसलेस, यहाँ कोई घर नहीं बनाया हुआ है किसी ने, तो दीज आर हाउसलेस फॉरेस्ट्स वेयर देर मे बी सम वैग्रेंट ड्वेलर, कोई भिखारी व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका अपना घर नहीं है, या फिर कोई हर्मिट, या फिर वहाँ पे क्या है, और ऑफ सम हर्मिट्स केव वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट्स अलोन. ही सेज कि यहाँ पर या फिर किसी हर्मिट की केव है, कोई गुफा है जहाँ पे कोई साधु टाइप का व्यक्ति रह रहा है और अपना कुछ खाना बना रहा है या उसने आग जलाई हुई है. एंड द हर्मिट सिट्स अलोन एंड ही सिट्स देयर अलोन. अगेन ही इज हेयर रेफरिंग टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन which has made the cities very chaotic, और जहाँ बहुत ज़्यादा स्मोक है और वहाँ बहुत कुछ बिल्डिंग्स बन चुकी हैं. पर यहाँ पे क्या है, ही इज़ कॉलिंग दिस प्लेस हाउसलेस. ही इज़ सेइंग दैट यहाँ पे जो धुआं है वो भी क्या है, इट इज़ सेंट अप इन साइलेंस, वो फैक्ट्रियों का धुआं नहीं है. ये पोएम जब लिखी गई है इसके बैकग्राउंड में 2 revolutions are very important. First industrial revolution, the second is French revolution. These beauteous forms, through a long absence, have not been to me as is a landscape to a blind man's eye, but oft in lonely rooms and mid the din of towns and cities, I have owed to them, in hours of weariness, sensations sweet, felt in the blood and felt along the heart. Here he says that these beauteous forms, these forms of beauty, जो ये सुंदर सी चीज़ें हैं जो मुझे दिख रही हैं, माउंटेन, एबी और नदी, ठीक है, ये सब चीज़ें थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस, भले ही बहुत समय तक मेरे माइंड से एब्सेंट रही हैं, बट दे हैव नॉट बीन टू मी एज इज़ अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई. जैसे एक अंधा व्यक्ति जो होता है उसकी आई के लिए क्या है, ये लैंडस्केप बिल्कुल उसे नहीं दिखेगा, पर ये जो लैंडस्केप है ये मेरी आँखों से कभी भी एक ब्लाइंड मैन की तरह मेरी आँखों से कभी धुंधला नहीं हुआ. But oft in lonely rooms, whenever I was lonely, amid the din of towns and cities, और towns and cities का जो हला बलू है उन सब के बीच में भी I have owed to them, मैं क्या हूँ, इन चीज़ों का मैं ऋणी हूँ. I owe these things, I owe to these things. In hours of weariness, जब भी मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, weariness, whenever I was in trouble, whenever I was very upset, sensation sweet, these beauteous forms, इस पूरे पोएम का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दीज ब्यूटीएस फॉर्म्स, कि ये जो ब्यूटीफुल सीनरी है मेरे सामने, जो ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, ये भले ही बहुत समय तक मेरे आँखों से दूर रहा पर मेरे माइंड से कभी भी दूर नहीं रहा. ठीक है. कंपैरिजन करता है एक ब्लाइंड मैन की आई से. एंड ही सेज दैट इन आवर्स ऑफ वेरीनेस, सेंसेशन स्वीट, दीज
beauteous forms have given me sweet sensations. मेरे मन को इनने बिल्कुल स्वीट एकदम फीलिंग से भरा है. Felt in the blood. I have felt these sensations in my blood and felt along the heart. और मेरे दिल में भी मैंने क्या किया, फील किया है इस चीज़ को. And passing even into my purer mind with tranquil restoration. And they have passed into my प्योरर माइंड. और वो जो फीलिंग थी इस ब्यूटीफुल प्लेस की जो याद थी वो हमेशा मेरे माइंड में क्या हुई, एक ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, एक पीस उसने मेरे पूरे माइंड में क्या किया, फैला दिया. Feelings too of unremembered pleasure, such perhaps as have no slight or trivial influence on that best portion of a good man's life, has little nameless unremembered acts of kindness and of love. जैसे जो बहुत छोटे छोटे हम अच्छे अच्छे डीड्स करते हैं जो कि नेमलेस होते हैं, अनरिमेंबर्ड होते हैं, काइंडनेस और लव के जो एक्ट्स होते हैं किसी भी एक गुड अच्छे व्यक्ति की लाइफ में, तो वही एक इफ़ेक्ट इस ब्यूटीफुल प्लेस का भी मेरे माइंड पर हुआ है. टू देम आई मे हैव ओड अनदर गिफ्ट of aspect more sublime, that blessed mood in which the burthen of the mystery, in which the heavy and the weary weight of all this unintelligible world is lightened. He says कि मैं इस सीनरी का, इस प्लेस का क्या हूँ, बहुत बड़ा रेडी हूँ. आई मे हैव ओड अनदर गिफ्ट, मैंने इनसे एक और गिफ्ट लिया है. इट इज़ ऑफ आस्पेक्ट मोर सबलाइम, दैट ब्लेस्ड मूड, कि इसने मुझे क्या दिया, एक ब्लेस्ड मूड दिया. जब मुझे लगता है, जब भी मैं इनको अपने माइंड में याद करता था, मुझे लगता था एज इफ आई एम सो मच ब्लेस्ड विद दिस ब्यूटिफुल प्लेस in my memory, in which the burden of the mystery, in the which the heavy and the weary weight of all this unintelligible world, कि ये जो unintelligible world है, ये जो दुनिया है, दुनियादारी है, ये इन सब के बीच में भी इनका जो वेट है, उन सब के बीच में इसने मुझे क्या किया है, मेरे मूड को बहुत ही कामनेस दी है, पीस दिया है. इट हैज़ मेड मी फील ब्लेस्ड. एंड ये जो वेट था वो भी क्या हो गया, हल्का हो गया इसकी मेमोरी से. दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड इन विच द अफेक्शंस जेंटली लीड अस ऑन until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended, we are laid asleep in body and become a living soul, while with an eye made quiet by the power of harmony and the deep power of joy we see into the life of things. अब इस जो ये ब्यूटीफुल प्लेस में वो जो पिछली बार आया था, उसकी मेमोरी ने क्या किया, उसको हमेशा उसको इस दुनियादारी के जितने झंझट और जितना उसका वेट था उन सबको हल्का किया है और उसको हमेशा ब्लेस्ड फील कराया है. इसी थॉट को वो एक्सपेंड कर रहा है. एंड ही सेज दैट द मोशन ऑफ माई ह्यूमन ब्लड वॉज ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, कि जो हम दिन रात काम करने में लगे रहते हैं, हमारा ब्लड क्या करता है, थंप करता है in our hearts. That has also slowed down whenever I thought of this place. We are laid asleep in body and become alive. ये जो corporeal frame है, ये जो body है हमारी, corporeal frame मतलब this body, this temporary dwelling of our soul, this place, it is kind of we are laid asleep in body and become और हम क्या करते हैं, एक living soul बन जाते हैं. हमारी बॉडी तो सो जाती है पर हमारी सोल क्या हो जाती है, वो जिंदा हो जाती है. वाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर ऑफ हार्मनी एंड अवर आइज अवर माइंड इज़ मेड क्वाइट बाय द पावर ऑफ हार्मनी. वहाँ तो क्या है, सिटी में सब कुछ बिल्कुल ऊपर नीचे है. देयर आर सो मेनी डिविजन्स, पीपल आर डूइंग देयर वर्क एंड देयर इज़ सो मच केओस, देयर इज़ मैडिंग क्राउड. बट हियर एवरीथिंग इज़ इन हार्मनी एंड दिस हार्मनी हैज़ ट्रांसफर्ड टू माई माइंड एज वेल. एंड द डीप पावर ऑफ जॉय वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स. और ये जो डीप पावर हमें जॉय की मिलती है, ये जो खुशी हमें मिलती है, इसकी जो पावर है, इससे वी आर एबल टू सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स. वी आर एबल टू रियलाइज दैट वी आर लिविंग. एक जिंदा रहने की उनको प्रेरणा मिलती है उससे. If this be but a vain belief, yet oh how oft in darkness and amid the many shapes of joyless daylight, when the fretful stir, unprofitable and the fever of the world have hung upon the have hung upon the beatings of my heart, how oft in the spirit have I turned to thee, O sylvan Vai, thou wanderer through the woods. He says, O sylvan Vai, O Vai river, I have turned to you whenever I was joyless, whenever this fretful stir proved to be very unprofitable and the fever of the world. मतलब कि एक जो सक्सेस के पीछे लोग भाग रहे हैं और लोगों के जो दिन हैं वो भी क्या है, बिल्कुल जॉयलेस हो गए.
ऐसे समय में मैंने क्या किया, हमेशा तुम्हारी तरफ मुड़ के देखा है. सो आई हैव हंग अपॉन द बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट, हाउ ऑफ्ट इन स्पिरिट, एंड माई स्पिरिट हैज़ ऑलवेज टर्न टू यू फॉर पीस, फॉर अदर काइंड ऑफ थिंग्स, फॉर अदर काइंड ऑफ प्लेजर्स. Thou wanderer through the woods, and you, why? He is saying this to river को बोल रहा है कि तुम जो जिस तरह से इन जंगलों के बीच बीच में से wanderer मतलब कि घूम रही हो, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ that I have turned to you so many times. How often has my spirit turned to thee, and now, ये बार बार वर्ड्स यूज, हाउ ऑफ्टन, कि मैं कितनी बार ही मैंने याद किया है, कितनी ही बार, ये रेपिटेशन हो रहा है. ठीक है, तो देर इज एनाफोरा, बार बार रिपीट हो रहा है. 5 लॉन्ग समर्स, 5 लॉन्ग विंटर्स ही सेज, तो 5 लॉन्ग 5, ये सब रिपीटिशन हो रहा है बिकॉज द पोएट वांट्स टू एम्फेसाइज सम थिंग्स. ही सेज हाउ ऑफ्टन हैज़ माई स्पिरिट टर्न टू दी, मैं कितनी ही बार तुम्हारी तरफ मुड़ा हूँ, तुम्हारी तरफ मैंने देखा है, किसके लिए, इंस्पिरेशन के लिए, ना फॉर अदर थिंग्स. एंड नाउ विद ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट, with many recognitions dim and faint and somewhat of a sad perplexity, the picture of the mind revives again. और बोल रहा है कि तुम्हारी जो हल्की फुल्की याद थी, क्योंकि मैं पहले आया था यहाँ 5 साल पहले, और अब वो जो हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट है, जो जितने भी रिकग्निशंस, जो मेरे माइंड में धुंधली यादें हैं तुम्हारी इस प्लेस की और वाई रिवर की, नाउ द माइंड हैज़ रिकवर्ड दैट साइट अगेन, क्योंकि मैं दोबारा यहाँ आया, वो सब दोबारा रिवाइव हो गया है. वाइल हेयर आई स्टैंड नॉट ओनली विद अ सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर बट विद प्लीजिंग थॉट्स दैट इन दिस मोमेंट देर इज़ लाइफ एंड फूड फॉर फ्यूचर ईयर्स. और वो बोल रहा है कि अब वाइल हेयर आई स्टैंड, अब मैं दोबारा यहाँ पर खड़ा हूँ, नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, सिर्फ इस सेंस के साथ नहीं कि ये मुझे अभी प्रेजेंट में खुशी दे रही है, पर ये मुझे हमेशा आगे भी खुशी देगी. विद प्लीजिंग थॉट्स दैट इन दिस मोमेंट देयर इज़ लाइफ एंड फूड, जैसे कि किसी के लिए लाइफ में लाइफ इंपॉर्टेंट है और फूड इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वैसे ही ये मेरे फ्यूचर ईयर्स का फूड है. इट इज़ फूड फॉर माई माइंड एक्चुअली, ही सेज. एंड सो आई डेयर टू होप कि ये जो प्लेजर है ये अभी प्रेजेंट का ही नहीं है, बट इट इज़ गोइंग टू गिव मी इमेंस जॉय फॉर माई फ्यूचर ईयर्स एज वेल. And so I dare to hope, though changed no doubt from what I was when first I came among these hills. अब वो बोल रहा है कि so I dare to hope, अब मैं देख रहा हूँ, मैं देख के मैं ये सोचने की हिम्मत कर रहा हूँ, मैं ये विश्वास रख रहा हूँ. I am hoping right now, I hope, मुझे ऐसा लगता है कि though changed no doubt from what I was when first I came among these hills, वो कह रहा है कि भले इसमें कोई डाउट नहीं है और मैं भले ही थोड़ा सा बदल गया हूँ जब मैं यहाँ पहली बार आया था इन हिल्स में. ठीक है, इस प्लेस में जब मैं आया था, जब इन माउंटेन्स के बीच आया था. व्हेन लाइक अ रो आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स, रो होता है हिरन का बच्चा, तो मैं एक हिरन के बच्चे की तरह, जैसे वो उछलता कूदता कुलांचे भरता रहता है, वैसे ही मेरी भी कंडीशन थी. बिकॉज आई वॉज अ यंग बॉय. ही सेज आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स बाय द साइड्स ऑफ डीप रिवर्स एंड द लोनली स्ट्रीम्स वेर एवर नेचर लेड. तो मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था जहाँ भी मुझे नेचर लेके गया. मोर लाइक अ मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स. बोल रहा है कि आई वॉज एट दैट टाइम अ मैन who was trying to escape from the fever and fret of this world, कि जिस चीज़ से उसको डर लगती थी उस चीज़ से वो भागता था. तो मैं क्या था, एक बच्चा था. जैसे बच्चा किस चीज़ से डर लगती है उसके पास नहीं जाता है, तो आई वॉज मोर लाइक अ मैन हु वॉज फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड, जिससे वो डरता है, उस चीज़ से भागता है. तो मैं उस तरह का आदमी था उस समय, उस तरह का व्यक्ति था. Then one who sought the thing he loved, for nature then, the coarser pleasures of my boyish days and their glad animal moments all gone by, to me was all in all. I cannot paint what then I was. वो बोल रहा है कि मैं उस समय कैसा था मैं पेंट नहीं कर सकता. I used to have all the coarser pleasures of my boyish days, और जिस समय उस समय में मेरा माइंड भी इमेच्योर था, and used to have all the I used to absorb all the beauty. उस समय इस ब्यूटी को सिर्फ एंजॉय कर रहा था. The sounding cataract haunted me like a passion. The tall rock, the mountain, and the deep and gloomy wood, their colors and their forms were then to me an appetite, a feeling, and a love. बोल रहा है कि उस समय क्या था, ये जो साउंडिंग कैटरेक्ट, ये जो झरना है जो ये कल कल करके बह रहा है, इट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन. तो ये मुझे एक पैशन की तरह लगता था, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता था. देयर वॉज हैप्पीनेस, देयर वॉज ब्यूटी इन इट.
द टॉल रॉक, द माउंटेन, ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, चट्टानें, ये कैसे लगती थी मुझे, द डीप एंड ग्लूमी वुड, देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म्स, ये सब मेरे लिए क्या थे, एक भूख जैसे थे। मुझे बड़ी भूख लगती थी, अरे नेचर के बीच में जाना चाहिए, ही यूज्ड टू एन्जॉय इट, द कलर्स, द फॉर्म्स ऑफ दीज प्लेसेस, दिस द माउंटेन्स एंड एवरीथिंग। और उस समय ये मेरे लिए क्या था, एक भूख के जैसा था, एक फीलिंग था, एक प्यार था उसमें, that had no need of a remoter charm by thought supplied, nor any interest unborrowed from the eye। और वो बोल रहा है कि उस समय मेरे को किसी दूर के पीस की, किसी अलग तरह की खुशी की इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे ब्यूटीफुल चीज़ दिखती थी एंड आई यूज टू एब्जॉर्ब दैट थिंग, आई यूज टू एन्जॉय दैट थिंग बिकॉज आई वॉज अ बॉय। ही सेज उस समय मेरे अंदर ऐसी कोई चाह नहीं थी कि मैं इन चीज़ों को लेकर के कोई एक अलग ही तरह का इंटरेस्ट इसमें डेवलप करूँ। दैट टाइम इज़ पास्ट, अब वो टाइम क्या है, जा चुका है। नाउ आई एम अ मैच्योर गाय, ही सेज, नॉट फॉर दिस फेंट आई नॉर मोर नॉर मर्मर, अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड, फॉर सच लॉस आई वुड बिलीव abundant recompense, for I have learned to look on nature not as in the hour of thoughtless youth, but hearing oftentimes the still sad music of humanity, nor harsh nor grating, though of ample power to chasten and subdue. Now Wordsworth says that now I do not enjoy nature in only its physical sense, but now I can see the divine spirit in it. I can now see that it gives me spiritual power. He says, now I have learned to look on nature not as in the hour of thoughtless youth. Now I look upon nature not like a thoughtless person, a youth, a young person who does not think too much, but hearing oftentimes the still sad music. And now I am mature and now I hear the still sad music of humanity. Now I am able to think about those things which I used to dread at that time. And I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts, a sense sublime of something far more deeply interfused, whose dwelling is the light of setting suns, and the round ocean, and the living air, and the blue sky, and in the mind of man, a motion and a spirit that impels all thinking things, all objects of all thought, and rolls through all things. Here he talks about that divine consciousness about which these romantic poets have often talked about. They say that there is जैसे इंडिया में एक थॉट है कि हर चीज़ में ब्रह्म का अंश है, वैसे ही टॉक्स अबाउट डिवाइन कॉन्शियसनेस दैट गवर्न्स ऑल थिंग्स. देयर इज सम पावर दैट गवर्न्स एवरीथिंग देयर इज विच इज़ देयर इन नेचर. एंड ही ऑल्सो सेज दैट नाउ आई फील अ प्रेजेंस बिकॉज नाउ आई एम आउट ऑफ माई थॉटलेस यूथ. अब मैं क्या हूँ, मोर ज़्यादा मैच्योर हो चुका हूँ और अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो मेरा माइंड है वो एक एलिवेटेड थाट्स, एक सब्लाइम, एक सब्लिमिटी वाला थॉट आ गया है इसमें. ठीक है. नाउ आई एम मोर मेच्योर एंड नाउ आई एम एबल टू सी द अदर गिफ्ट्स नेचर हैज़ बेस्टोर्ड मी विथ. ही सेज दैट now I can see that there is a motion, there is a spirit that impels all thinking things. जितनी भी चीज़ें हैं नेचर में उन सबको एक चीज़ गाइड करती है, वो है डिवाइन कॉन्शियसनेस. ठीक है, दैट डिवाइन पावर. He says, and this power rolls through all things. ये हर चीज़ में बहती है ये जो power है. Therefore am I still a lover of the meadows and the woods and mountains and of all that we behold from this green earth, of all the mighty world of eye and ear, both what they half create and what perceive, well pleased to recognize in nature and the language of the sense, the anchor of my purest thoughts, the nurse, the guide, the guardian of my whole heart and soul of all my moral being. Now he says it is the soul of my all moral being. Why I am alive? This is actually because of that divine power, that divine consciousness. He says that now still I love these meadows, woods and everything, whatever I see on this green earth, whatever I behold on this green earth. But of all the mighty world of eye and ear, both what they have created. Here he also talks about the power of your mind. He says half create because some things have already been created in nature, and it gives importance to the perspective of humans, the perspectives of individuals. Here another important trait of romanticism comes on the front, which is individuality, and also the idea that things are created already in nature but our perception adds meaning to it.
Okay, there is very deep thought in it that there are things already and we have given them name, very much close to structuralism, and also close to the philosophy of Kant, where he says that things that there is no inherent meaning in anything. It is that the meaning is contributed through perception. Okay, so here he says that both what they have create and what perceive, well pleased to recognize in nature and the language of the sense, the anchor of my purest thought, the nurse, the guide, the guardian of man. Now this nature and this power of divine consciousness, this is the anchor of my purest thoughts. ये मेरे thoughts को क्या कर रहा है, एंकर कर रहा है, उनको डायरेक्शन दे रहा है. ये मेरे माइंड का क्या है, नर्स है, गाइड है, गार्जियन है और सोल है मेरे इस पूरे जीवित रहने की. Nor perchance, if I were not thus taught, should I the more suffer my genial spirits to decay? For thou art with me here upon the banks of this fair river. Now इस stanza से एक थोड़ा अलग सा मूड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, where he tries to his conversation with Dorothy, his sister. From her perspective we get to know so many other things as well. So let us start it. He says, nor perchance if I were not thus taught. वो कह रहा है कि अगर भले ही मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता होती या इस तरह का एक्सपीरियंस मेरा नहीं होता, फिर भी मेरी जो ये जीनियल स्पिरिट्स हैं ये डिके नहीं होती. शुड आई द मोर सफ़र माई जीनियल स्पिरिट्स टू डिके, फॉर दाउ आर्ट विद मी हेयर अपॉन द बैंक्स. वो कह रहा है फिर भी मैं क्या होता, आई वुड हैव एन्जॉयड दिस प्लेस बिकॉज यू आर हेयर विद मी अपॉन द बैंक्स ऑफ दिस फेयर रिवर. ये जो फेयर यानी कि ये जो ब्यूटिफुल रिवर है, ठीक है, ये जो प्योर रिवर है, इसके किनारे पे मैं तुम्हारे साथ हूँ. दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड, माई डियर डियर फ्रेंड, एंड इन दाई वॉइस आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट. हाउ ब्यूटिफुल द एक्सप्रेशन इज. ही सेज दैट इन योर वॉइस आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, यानी कि जैसा मैं पहले था वैसा मैं तुम में देख पा रहा हूँ, क्योंकि डोरोथी उससे छोटी है और कह रहा है कि जैसा मैं यूथ में था वैसे ही तुम आज जिस तरह से बोल रही हो इसके बारे में, वो सब मुझे तुम्हारे अंदर दिख रहा है. आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, द वे आई यूज टू बिहेव फॉर्मरली when I came to this place and read my former pleasures in the shooting lights of the wild eyes. और तुम्हारी जो ये वाइल्ड आइज़ में जो ये चमक मैं देख रहा हूँ वो मुझे मेरे फॉर्मर प्लेजर्स की याद दिला रहा है कि मैं किस तरह से उस समय ऐसे खुश हुआ करता था जैसे तुम अभी हो रही हो. Oh, yet a little while may I behold in thee what I was once, my dear, dear sister, and this prayer I make, knowing that nature never did betray the heart that loved her. वो बोल रहा है कि और अब मैं तुम्हारे अंदर वही देख रहा हूँ जैसा मैं पहले था, मेरी डियर डियर सिस्टर, एंड दिस प्रेयर आई मेक नाउ, आई एम मेकिंग दिस प्रेयर एंड बिकॉज आई नो दैट नेचर इज़ नेवर गोइंग टू बिट्रे. ये कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देगा, या नेचर कभी भी धोखा नहीं देता है. किसको? द हार्ट दैट लव्ड हर, ऐसा हार्ट जो उसको सच में प्रेम करता है. ठीक है, जैसे हम एक्चुअल में अगर नेचर की कंपनी एंजॉय करते हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू डिसीव यू. इट मीन्स ये आपको हमेशा प्लेजर देगा, कभी आपको धोखा नहीं देगा. मतलब है कि इट इज़ गोइंग टू गिव यू इमेंस प्लेजर विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर फ्यूचर ईयर्स टू ओवरकम योर ग्रीव्स एंड सैडनेस. Here he says, the heart that loved her, it's her privilege through all the years of this our life to lead from joy to joy. It gives you joy and also leads you from joy to joy. कि एक खुशी के बाद आपको दूसरी तरह की खुशी वो देगा, आपको आपके हर लाइफ में, हर स्ट्रगल में आपको एक तरह से इंस्पिरेशन देगा, जॉय देगा. फॉर शी कैन सो इन्फॉर्म द माइंड दैट इज विद इन अस, सो इम्प्रेस विद क्वाइटनेस एंड ब्यूटी, एंड सो फीड विद लॉफ्टी थॉट्स दैट नीदर evil tongues, rash judgments, nor the sneers of selfish men, nor greetings where no kindness is, nor all the dreary intercourse of daily life shall ever prevail against us or disturb our cheerful faith that all which we behold is full of blessings. He says that now this world is full of evil tongues, rash judgments, sneers of selfish men, but the experience which you are taking from this place, it is going to help you in your life and it is going to give you so many blessings.
Therefore, let the moon shine on thee in thy solitary walk. He says, when you walk alone on this life, let the moon shine on you. It means come out of your life, come out of your houses and let the moon shine. Let this nature prevail all the blessings on you and let the misty mountain winds be free to blow against thee. और ये जो mountain winds है इनको भी अपने लिए क्या करने दो, बहने दो, या अपने against ही सही पर बहने दो. And in after years when these wild ecstasies shall be matured into a sober pleasure, and after some time दीज वाइल्ड एक्सटेसीज, जो ये चीज़ें अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है ना, ये मेच्योर होकर क्या हो जाएंगे, एक सोबर प्लेजर बन जाएगा. डोरथी से कह रहा है कि अभी तुम इसको बहुत एंजॉय कर रही हो, जैसे मैं भी जब बॉय था तो मैं एंजॉय कर रहा था, पर ये धीमे धीमे तुम्हारे एक सोबर प्लेजर बन जाएगी तुम्हारे माइंड में. व्हेन दाई माइंड शेल बी अ मैंशन फॉर ऑल लवली फॉर्म्स, तो तुम्हारा माइंड क्या बन जाएगा, एक मैंशन बन जाएगा. मैंशन मतलब एक बड़ी सी हवेली जैसी होती है, यानी कि रहने की जगह. तो तुम्हारा माइंड किसकी जगह बन जाएगा, इन सब लवली फॉर्म्स की जो तुम अभी यहाँ पे देख रही हो. ही सेज दैट Thy memory be as a dwelling place for all sweet sounds and harmonies. तो यहाँ नेचर में क्या है, स्वीट साउंड्स है, हारमनी है, बैलेंस्ड है हर चीज़. ये आपके माइंड में क्या हो जाएगी, एक ड्वेलिंग प्लेस बन जाएगा इनका. Oh, then if solitude or fear or pain or grief should be thy portion, with what healing thoughts of tender joy will thou remember me. He says कि कभी भी लाइफ में तुम्हारे सॉलिट्यूड, अकेलापन आएगा, डर, दर्द या कुछ भी दुख वाली बात आएगी, शुड बी दाई पोर्शन, जो भी तुम्हारे उसमें आएगा, तुम्हारे हिस्से में होगा तुम्हारी लाइफ में. विद वट हीलिंग थॉट्स ऑफ टेंडर जॉय विल दाउ रिमेंबर मी. दैट यू, आई होप दैट यू विल रिमेंबर मी विद वट हीलिंग थॉट्स. एक हीलिंग थॉट्स के साथ तुम मुझे और इस प्लेस को याद करोगी. ठीक है, हीलिंग, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन टॉकिंग अबाउट वर्ड्सवर्थ्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड हिज फिलॉसफी ऑफ नेचर. वो बोलता है कि नेचर से आप कनेक्ट करो. कनेक्ट वर्ड पहले यूज़ हुआ था. ही सेज हील योर सेल्फ फ्रॉम नेचर. Okay, so do not forget these two words. He says, and these my exhortations, nor perchance, if I should be here where I no more can hear thy voice, nor catch from thy wild eyes these gleams of past existence. तो बोल रहा है कि when I will be at such a place where I will not be able to hear you, कि मैं शायद ऐसी जगह पे पहुंच जाऊंगा जहाँ पे मैं तुम्हें सुन नहीं पाऊंगा, हो सकता है मैं मर चुका हूँ. तो वो बोल रहा है एंड क्या होगा तब, will thou then forget, क्या तुम तब भूल जाओगी, that on the banks of this delightful stream we stood together, that we stood together on the banks of Y river, कि हम यहाँ पे खड़े हुए थे साथ में. that and that I so long a worshipper of nature. Here he himself calls himself a worshipper of nature. खुद को बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, नेचर का पुजारी हूँ, worshipper of nature हूँ. He says that and I who worships nature for such a long time hither came unwearied in that service. और मैं कभी भी अपनी उस सर्विस में थका नहीं, मतलब कि मैंने हमेशा नेचर की ही पूजा किया. it was God to me. Rather say with warmer love, I came here every time with warmer love and more enthusiasm. Oh, with far deeper zeal of holier love. Nor will thou then forget that after many wanderings, many years of absence, these steep woods and lofty cliffs. वो कह रहा है कि क्या तुम तब भूल जाओगी. वो कह रहा है कि मतलब तुम कभी नहीं भूल पाओगी कि ये जो हम घूम रहे हैं अभी, और जो ये इतने सारे सालों के बाद हम यहाँ वापस आए हैं, तो ये जो चट्टाने हैं, ये जो लॉफ्टी क्लिफ्स हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप वर टू मी मोर डियर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर दाई सेक. वो कह रहा है कि ये मुझे अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्यारे हैं. आई लव देम बिकॉज दे हैव हेल्प्ड मी, दे हैव हील्ड मी इन माई बैड डेज. In this, we get to see the three stages of Wordsworth's love for nature. First, he loves it with a very boyish enthusiasm. Then he matures himself, and then he, first of all, he looks at nature just like a friend. ठीक है, कि उसके साथ वो घूम रहा है, जहाँ वो लेके जा रहा है वैसे ही वो उसे एक तरह से बहुत enjoy कर रहा है नेचर की कंपनी. Then it becomes his फ्रेंड एंड फिलोसोफर. तो फिलोसोफर मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं ना, तो फिलोसफी की बातें हमें आराम देती हैं, तो वही वो फिलोसोफर की तरह उसको अपने दुख के समय में उसको आराम भी दे रहा है नेचर. एंड देन इट बिकम्स अ गाइड. गाइड मतलब फ्यूचर ईयर्स के लिए भी आपको गाइड करेगा. ठीक है, तो नेचर हैज़ ऑलवेज बीन अ ट्रू गाइड, फिलोसोफर एंड फ्रेंड फॉर वर्ड्सवर्थ, एंड दिस इज़ वी सी वेरी मच इन हिज पोएम्स. यहाँ भी जो कुछ वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो आप देखोगे, कनेक्ट, हील. Wordsworth's poems have a healing effect, and also this poem can be used to understand the idea of
sublime, कि sublimity क्या होती है, when a reader is taken out of his transitory existence and he is taken out of his present place and his mind is kind of teleported to a different area. जैसे इतनी देर आपने ये पोएम पढ़ी और ये पोएम आपको एक अलग ही वर्ल्ड में ले गई, जहाँ पे टिंटन एबी है, जहाँ पे वाई रिवर है. तो यू आर टेकन आउट ऑफ योर सेल्फ. This is the feeling of sublime that you get when you read Wordsworth's Tinton Abbey. So this is the feeling of sublime. This gives the feeling of sublime to this poem, to you. Okay, so this is the poem. कहीं भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, you can write in the comment box, and please like, share and subscribe to my channel, and please press the bell icon so that you get all the notifications whenever I upload a video. Thank you so much for watching this video so far. Thank you.